Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 6th of December 2022. Let's begin today's MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, all are monosaccharides except, इन चारों ऑप्शंस में से एक मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल नहीं है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। सीएचओ लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में न्यूट्रिशन से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट। यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लैक्टोज। लैक्टोज जो है मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल नहीं है। फ्रक्टोज, जिसे आप फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये सभी मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे ब्रेन को सिर्फ ग्लूकोज के रूप में ही एनर्जी सप्लाई की जा सकती है और किसी फॉर्म में ग्लूकोज एनर्जी के लिए फूड सब्सटेंस को यूज नहीं कर सकता। लैक्टोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लैक्टोज को हम डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड टाइप ऑफ शुगर जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन होने से बनता है। लैक्टोज का निर्माण गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन होने से होता है। लैक्टोज का यदि आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं C12H22O11। लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। लैक्टोज को आप मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर बिकॉज मिल्क के अंदर 2 से 8% तक लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज शब्द का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के अंदर लैक शब्द का मतलब होता है मिल्क और सुफिक्स इसमें ओस जोड़ देते हैं जिसका मतलब होता है शुगर। ये बेसिक चीजें जो कि आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। एक बार फिर से समराइज करते हैं सारी चीजों को। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसका निर्माण गैलेक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से होता है। इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। लैक्टोज को आप मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर 2 से 8% तक लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज का नाम लैटिन लैंग्वेज से बना है। लैक का मतलब होता है मिल्क और ओ सुफिक्स है, इसका मतलब होता है शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following findings is best indication that fluid replacement for the client with hypovolemic shock is adequate? अगर किसी व्यक्ति को हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसे फ्लूइड देते हैं, फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। इस क्लाइंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रॉपरली दी गई है, तो कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये कहेंगे? सिंपली समझिएगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक होने पर दी जा रही फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इफेक्टिव है, ये कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर कहा जाएगा? ऑप्शन ए, यूरिनरी आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। अगर क्लाइंट का यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज्यादा हो जाए। ऑप्शन बी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mm ऑफ Hg। क्लाइंट का डायस्टोलिक बीपी 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो। ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट 21 ब्रीथ्स पर मिनट। ऑप्शन डी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 110 mg पर Hg। सिस्टोलिक बीपी 110 mg
Hg से ज्यादा हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट के अंदर यूरिनरी आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा हो तो हम ये मानेंगे कि उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी बिल्कुल सही मात्रा में है और सही तरीके से चल रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकंट्रोल्ड proliferation of cells is known as। अगर किसी जगह शरीर के अंदर अचानक से सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइड होने लगे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हाइपरट्रॉपी, ऑप्शन बी हाइपरप्लेशिया, ऑप्शन सी एट्रोपी, ऑप्शन डी मेटाप्लेशिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपरप्लेशिया। देखिएगा यहाँ पर चार टर्म्स दी गई हैं, चारों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इस स्लाइड पर मैं हर टर्म को इमेज के थ्रू ड्रॉ करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके रिवीजन के लिए। सबसे पहली टर्म है हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी वह कंडीशन है जिसमें नॉर्मल साइज की सेल्स अचानक से एबनॉर्मली लार्ज हो जाए। मान लीजिए ये बॉडी के किसी पार्ट में पाए जाने वाली नॉर्मल साइज की सेल्स हैं, अचानक से इन सेल का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये कंडीशन हाइपरट्रॉपी कहलाती है। सेल्स का एबनॉर्मली लार्ज हो जाना, आकार में बढ़ जाना हाइपरट्रॉपी कहलाता है। वहीं अगर हाइपरप्लेशिया जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी बात की जाए तो हाइपरप्लेशिया टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी पार्ट है, कोई ऑर्गन है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स इतनी थी, लेकिन अचानक से कुछ चेंजेस आए जिसके कारण इस ऑर्गन का साइज बढ़ गया और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो थी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे कि कैंसर के अंदर होता है, अचानक से सेल्स का डिवीजन बढ़ जाता है और छोटी सी जगह पर बहुत सारी सेल्स रैपिडली डिवाइड होने लगती हैं और नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। ये कंडीशन हाइपरप्लेशिया है। दोनों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाइपरट्रॉपी शब्द का मतलब होता है सेल्स का साइज बढ़ जाना और हाइपरप्लेशिया शब्द का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। इसके बाद जो तीसरी टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है एट्रोपी। एट्रोपी शब्द का मतलब होता है कि सेल का साइज नॉर्मल से कम हो जाना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये सेल्स हैं और अचानक से कोई कंडीशन हुई, उसके बाद इन सेल का साइज जो है नॉर्मल की तुलना में काफी छोटा हो गया तो ये कंडीशन एट्रोपी कहलाता है। सेल साइज डिक्रीज इज कॉल्ड एट्रोपी। लास्ट टर्म आती है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया का मतलब है एक प्रकार की सेल का दूसरे प्रकार की सेल में कन्वर्जन हो जाना। जैसे कि मान लीजिए ये राउंडेड शेप की कोई सेल थी, अचानक से इसमें कुछ चेंजेस हुआ और इसका जो साइज है, शेप है वो क्यूबॉइडल हो गया। राउंडेड शेप की सेल का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना या क्यूब लाइक सेल का राउंडेड शेप में कन्वर्ट होना, ये चीज जो है मेटाप्लेशिया कहलाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल from adipose to liver is the function of which of the following lipoprotein? हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे आप ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं, इसे एडिपोस सेल से लीवर तक पहुंचाने का काम किसका है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा भी गया है। आपके ऑप्शंस हैं HDL, LDL, VLDL, IMLDL।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे आप गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद नीचे दिया गया है LDL। LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। HDL इज अ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे आप गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं दोनों में फर्क क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये है कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल को एडिपोज सेल से लीवर तक लेकर आने का काम करता है HDL। आपका जो HDL है वो कोलेस्ट्रॉल को एडिपोज सेल से लीवर तक लेकर आता है, इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि लीवर में आने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये यूज हो जाता है। वहीं अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, LDL की बात की जाए, तो ये लीवर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को एडिपोज सेल्स तक लाकर वहां पर स्टोर करवा देता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज कंडीशंस जनरेट होती हैं। इसलिए हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। जब भी कोई पर्सन हेल्दी डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और उसके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। वहीं अगर फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड खाने से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज बैड फॉर हार्ट हेल्थ। यहां से अक्सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि 200 mg/dl तक यदि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है तो ये नॉर्मल लेवल माना जाएगा। इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कोलेस्ट्रॉल वह सब्सटेंस है जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड विथ एक्यूट अपेंडिसाइटिस द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। आपके पास कोई अपेंडिसाइटिस कंडीशन वाला पेशेंट आया और उसे राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में सीवियर पेन है, तो एज अ नर्स आप उसे कौन सी पोजीशन दिलवाकर उसके इस पेन को कुछ मैनेज कर सकते हैं, कुछ रिलीफ दिला सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू लाई ऑन हिज एब्डोमेन, उसे प्रॉन पोजीशन में लिटा देंगे, यानी पेट के बल लिटा देंगे। ऑप्शन बी टू सिट अपराइट, उसे सीधा बैठा देंगे। ऑप्शन सी टू लाई सुपाइन विथ लेग्स स्ट्रेच्ड, आप उसे सीधा लेटाकर उसके पैरों को स्ट्रेच करेंगे, खींचकर रखेंगे। ऑप्शन डी टू लाई विथ नीज फ्लेक्स्ड, आप उसे सीधा लेटाकर उसके घुटने मोड़ देंगे, यानी नीज को फोल्ड कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे। फ्लेक्स शब्द का सिंपल मीनिंग याद रखिएगा, फोल्ड करना। The right answer is yes, exactly option D। यहां पर इस चीज को थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका पेशेंट है और इसे अपेंडिक्स है, और इस अपेंडिक्स वाले पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन दिलाई और उसके बाद इसके नीज को फ्लेक्स कर दिया, यानी आपने इसे पैरों को, घुटनों को ऐसे मोड़कर लेटने के लिए कहा। जब आप क्लाइंट के नीज को फ्लेक्स करते हैं, घुटने मोड़कर इस तरह से लेटने के लिए कहते हैं, तो उसके एब्डोमेन एरिया के जो मसल्स हैं, उसके पेट के जो मसल्स हैं, वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, उन पर स्ट्रेच नहीं पड़ता और इससे जो अपेंडिक्स का पेन हो रहा था वो रिलीफ हो जाता है। वहीं अगर आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिलाकर उसके पैरों को इस प्रकार से सीधा रखते हैं,
तो उसके जो एब्डोमेन एरिया के मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहते हैं और स्ट्रेच के कारण वहां पर पेन बढ़ता है। तो जब भी अपेंडिसाइटिस का पेशेंट पेन कंडीशन में हो तो आप उसे नीज फ्लेक्स करके लेटा सकते हैं, जिससे उसे काफी हद तक दर्द कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन ऑनसेट ऑफ अ डिजीज इज रेफर्ड एज। अगर कोई व्यक्ति अचानक से किसी डिजीज से सफर हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूट कंडीशन। एक्यूट ए से एक्यूट, ए से अचानक, हिंदी में इसे याद रखिएगा, इजी रहेगा। अगर कोई डिजीज अचानक हो जाता है तो वो एक्यूट डिजीज कहलाता है। वहीं अगर कोई डिजीज धीरे धीरे डेवलप होता है तो ये कंडीशन क्रॉनिक कहलाता है। स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे डेवलप होने वाली कंडीशन क्रॉनिक डिजीज है और अचानक होने वाली डिजीज कंडीशन एक्यूट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज ब्रिग्मा। इनमें से किस स्ट्रक्चर को ब्रिग्मा नाम से जाना जाता है? एंटीरियर फंटैनल, पोस्टीरियर फंटैनल, लैम्डोइडल सूचर, फ्रंटल सूचर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटीरियर फंटैनल। मान लीजिए ये किसी फीटस का हेड पार्ट है और ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में डायमंड शेप का जो फंटैनल पाया जाता है उसे हम ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रिग्मा। ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर वाला फंटैनल होता है और इसकी क्लोजिंग आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा 1.5 ईयर्स पर, यानी कि 1.5 साल पर एंटीरियर फंटैनल क्लोज होता है और इसे ब्रिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये डायमंड शेप होता है। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड में ट्रायंगुलर शेप फंटैनल पाया जाता है जो कि 1.5 महीने पर क्लोज होता है। तो ये 1.5 महीने पे पोस्टीरियर क्लोज होगा और एंटीरियर क्लोज होगा 1.5 साल पे। ये दोनों ही चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैलोरी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन यदि आप खाते हैं तो उससे आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? 4, 8, 10, 9। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 किलो कैलोरी। याद रखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन यदि आप लेते हैं तो इससे आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर कितनी एनर्जी मिलती है तो आप बता सकते हैं 4 किलो कैलोरी। और फैट अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो उससे आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। 1 ग्राम फैट अगर आप यूज करते हैं तो 9 कैलोरी, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम यूज करने पर 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फैट सॉल्यूबल विटामिन। इनमें से फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं उसे आइडेंटिफाई करना है आपको। ए डी ई के, ए डी बी सी, बी डी सी के, ए बी सी डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डी ई के। फैट सॉल्यूबल उन विटामिन को कहा जाता है जो कि फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। विटामिन को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है फैट सॉल्यूबल विटामिन जो कि ए डी ई के होते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा कैटेगरी वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी को रखा जाता है। ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For how many weeks cathedral phase of pertussis occur? पर्टुसिस डिजीज की कैथरल फेज कितने दिनों की होती है? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 वीक्स। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, पर्टुसिस डिजीज को हम वूपिंग कफ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि ये रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है और इसका जो कॉज है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो है बॉर्शेला पर्टुसिस। ये सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली पूछी भी गई हैं। एक बार फिर से समराइज करते हैं, पर्टुसिस डिजीज को आप वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं और ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है, यानी बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने वाला कम्युनिकेबल डिजीज है और इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। ये इसके अंदर जो कॉज है वो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम है बॉर्शेला पर्टुसिस। बॉर्शेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से ये डिजीज होता है। इस डिजीज की जो कैथरल फेज है वो 2 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट्स आर रेफर्ड टू एज रेजिडेंट्स इन, इनमें से किस कंडीशन में पेशेंट या क्लाइंट को रेजिडेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डे केयर सेंटर्स में, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में, ऑप्शन सी हॉस्पिटल में, ऑप्शन डी कस्टोडियल केयर सेंटर्स में। किस जगह पर रखे गए पेशेंट्स को आप रेजिडेंट्स के नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी वाले पेशेंट को। ऐसे पेशेंट जो कि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने वाले हैं, जिनका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, उन सभी पेशेंट्स को हम रेजिडेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ द पेशेंट बिगिंस, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज प्लानिंग कब शुरू कर दी जाती है? ऑप्शन ए व्हेन द फिजिशियन ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज, जब पेशेंट को डॉक्टर डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे तब। ऑप्शन बी व्हेन पेशेंट स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, जब पेशेंट की कंडीशन बेहतर होने लगे तब। ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन टू ट्रीटमेंट, जिस समय ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तब, या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी जब पेशेंट को एडमिट किया जाए उस समय। पेशेंट को डिस्चार्ज कब करना है, ये प्लानिंग कब से शुरू कर दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। यस, एग्जैक्टली आप सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जब पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता है, उसी समय से इसे कब डिस्चार्ज करना है ये प्लानिंग कर ली जाती है। इसे साधारण तरीका है याद रखने का, जब आपके पास कोई नया पेशेंट आता है तो उसके फैमिली मेंबर्स पेशेंट को एडमिट करने से पहले पूछते हैं कि सर, मेरे पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगेगा, आप इस प्रोसेस के लिए उसे कितने दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। तो डॉक्टर द्वारा शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि इस प्रोसेस के होने के बाद 2 से 3 दिन या हफ्ता भर हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पेशेंट के एडमिशन के समय ही उसे कब डिस्चार्ज करना है, इस चीज को डिसाइड किया जाता है, इस चीज की प्लानिंग की जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हाइपोवॉलेमिक शॉक, इनमें से किस कंडीशन में हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है? ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशंस, ऑप्शन बी थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी सेप्सिस, ऑप्शन डी प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया। किस कंडीशन में हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है? हाइपोवॉलेमिक शॉक के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ऐसी कंडीशन जिसमें
सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड ना हो तो ये कंडीशन हाइपोवॉलेमिक शॉक कहलाती है। सिंपल कहें तो शरीर में पानी की कमी होना हाइपोवॉलेमिक शॉक है। The right answer is option B, third space shifting of fluid into abdominal cavity। मान लीजिएगा ये किसी क्लाइंट की ब्लड वेसल है जिसके अंदर लगातार ब्लड और फ्लूइड जो है ट्रेवल करता है, पूरे शरीर में चलता है। अगर किसी वजह से ये फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलकर दूसरे टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, और फ्लूइड की मात्रा कम होगी तो पर्याप्त मात्रा में बॉडी पार्ट्स तक जरूरी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन आदि नहीं पहुंच पाएंगे और क्लाइंट के अंदर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप होने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को ब्लीडिंग हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो या फिर थर्ड स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट हो जाए जैसे कि एसाइटिस में होता है, तो इन सभी कंडीशंस के वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। Next question. The most powerful stimulus for respiratory center is। आपको रेस्पिरेटरी सेंटर में स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा किस कंडीशन के होने पर मिलता है? आपको रेस्पिरेटरी सेंटर में रेस्पिरेशन करना है, इसके लिए मैसेज किस कंडीशन होने पर सबसे ज्यादा मिलता है? ऑप्शन ए, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर। ऑप्शन बी, ब्लड पीएच के बढ़ने पर। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ने पर, या फिर ऑक्सीजन लेवल के बढ़ने पर। रेस्पिरेटरी सेंटर जब भी स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से आप तेजी से रेस्पिरेशन करना शुरू करेंगे, और अगर रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा तो आप रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होना। यस, एग्जैक्टली यही सही आंसर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जैसे ही आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है तो तुरंत आपके ब्रेन द्वारा रेस्पिरेटरी सेंटर पर मैसेज भेजा जाता है, यानी एक स्टिमुलेशन भेजा जाता है कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, और अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो शरीर तक पर्याप्त मात्रा में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है वो नहीं हो पाएगा। तो तुरंत हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम स्टिमुलेट होकर रेस्पिरेशन कराता है, हमारे लंग्स को एक्सपेंड करवाता है, जिससे अंदर एयर जाती है और फिर हम उस एयर से ऑक्सीजन को अपने पास रख लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिलीज करवा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो यही सबसे ज्यादा पावरफुल स्टिमुलस है जिसके कारण हम रेस्पिरेशन करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।